G20 समूह है, इसमें मतभेदों के बीच शनिवार से G20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कई देश शामिल हैं। इस G20 में रूस को लेकर क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, मैं इंतज़ार करूंगा, चूंकि मैं उस बैठक का हिस्सा नहीं हूं। मैं चाहूंगा कि किसी भी आयोजन की, और ये देश का आयोजन है, हालांकि हमारी सरकार ने वैसा भान नहीं होने दिया है लोगों को। ये बिल्कुल लगता है एक पार्टी या एक सरकार की बहुत संकीर्ण दायरों में आयोजन है, लेकिन मूलतः इसका चरित्र है देश का आयोजन। जब देश कोई आयोजन करता है ना, तो हम उसमें सफलता की कामना करते हैं। हमारा मानना है कि किसी भी आयोजन में खाना क्या मिला, प्लेट सोने की थी या चांदी की थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आउटकम क्या है, साझा डिक्लेरेशन क्या होता है, उसे कोई भी नाम दीजिए, दिल्ली डिक्लेरेशन, इंडिया डिक्लेरेशन कहिए, भारत डिक्लेरेशन कहिए, लेकिन उसमें क्या चीज़ें आती हैं उसका हम इंतज़ार करेंगे, और उम्मीद है कि हमारी सरकार उन सरोकारों का परिलक्षण सुनिश्चित कर पाएगी। जो कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, जैसे यूक्रेन युद्ध है, इंडो पैसिफिक है, दक्षिण चीन सागर में चीन की जो अति महत्वाकांक्षी विचारधारा है, इन मसलों पर जो राष्ट्र के प्रमुख आज बैठे हैं, क्या कुछ देखिए, सीधी सी बात है कि चीन को लेकर के एक ग्लोबल चिंता भी है, सिर्फ हमारी ही चिंता नहीं है। और उसी संदर्भ में कई दफ़ा विपक्ष के लोग, अभी राहुल जी ने ही जो कहा कि चीन के बरक्स हमारा एक, चाहे अमेरिका, यूरोप और बाकी देश हो, हमारा इंडिया के इंक्लूसिव, हमारा क्या इकोनॉमी मॉडल होगा, उसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बाज़ार में जिस प्रकार की पैठ है, वो भी एक चिंता का विषय है। बॉर्डर की बात तो मैं अभी ना ही करूं। इसीलिए मैंने कहा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म से उम्मीद होती है कि तमाम माइनर मेजर डिफरेंसेस के बीच में आप एक क्या वो डॉक्यूमेंट निकालते हैं जिसमें व्यापक सहमति होती है। हम सब उस डॉक्यूमेंट का इंतजार कर रहे हैं। चंद्रयान-3 की सफलता भारत को अभी दुनिया के फलक पर रखा हुआ है। क्वाड महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बीच अमेरिका ने जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसकी सदस्यता भारत को मिले, जो भारत का हर नागरिक चाहता है, उस पर अपनी सहमति जताई। नहीं, बिल्कुल, देखिए, कई सारे जो ऐसे मसले हैं, ये लॉन्ग पेंडिंग मसले हैं, और वैश्विक परिस्थितियां बदल गई हैं। आज का हिंदुस्तान बिल्कुल अलग मिजाज का है। तो मैं समझता हूँ उस दृष्टिकोण से ये फैसले होने चाहिए और फौरी तौर पर होने चाहिए। तीसरा सर, जो महत्वपूर्ण बात ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटेन में खालिस्तानी उग्रवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और भारत सरकार के साथ मिलकर ब्रिटेन इसको रोकने, इसको कुचलने, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मुझे लगा कि ये बिल्कुल ही उनका जो बयान था, इसकी आवश्यकता भी थी हमें, क्योंकि हाल के दिनों में जो छवियां हमने, जो इमेजेस देखी, उससे चिंता हो रही थी, चाहे यूके हो, कनाडा हो। और मेरा मानना है उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी कि मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू होने का गर्व है। इसमें मैं समझता हूँ हम लोगों के लिए भी एक संदेश है। हम जो गाहे बगाहे लोगों की सर्टिफिकेट जांचते रहते हैं कि वो अगर हिंदू है तभी ज़्यादा देशभक्त है और मुसलमान है तो कम देशभक्त है, ये इन बातों से भी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। लंबी लकीर अगर पसंद कर रहे हैं ना सुनक साहब की, तो लंबी लकीर हमें भी खींचनी होगी। आप अक्सर अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को महासागर की उपमा देते हैं, तो जो सुनक ने कहा, क्या आप इस बयान को उसी दिशा में देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि हिंदू धर्म के अंदर वर्णाश्रम व्यवस्था जो ऊंच नीच की पैरोकारी करती है, जिसमें पोल्यूशन प्योरिटी के एलिमेंट आज भी हैं, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है आप कैसे बहिष्कृत हों, मैं समझूंगा कि उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस पर चर्चा अगर आप नहीं करेंगे, फर्ज कीजिए, मैं कहता हूं अंबेडकर साहब की जो 21 वॉज हैं, क्या हमारा मानस तैयार है आज? उस वक्त तो स्वीकार कर लिया हमने, आज क्यों नहीं स्वीकारोक्ति हो रही है? कबीर की स्वीकारोक्ति क्यों नहीं है? जब तक महासागर जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, महासागर नहीं बनेंगे, तालाब बना करके झंडा गाड़ते रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण रखने दिया, वो इस साल को भारत का साल बताया, चाहे चंद्रयान हो, चाहे G20 की मेजबानी करना हो, चाहे विश्व क्रिकेट का आयोजन हो। कहा यह साल जो है ये भारत का साल है और भारत को इसमें बहुत कुछ प्रदर्शित करने का मौका है। देखिए, भारत का साल यही नहीं है सिर्फ, सुनक साहब चूक रहे हैं। आने वाले कई बरस, शायद आने वाली सदियां भारत की हैं जिस प्रकार, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज है हमारी सारी उपलब्धियां खारिज हो जाएंगी, क्योंकि भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने भी एक बात कही
इंडिया का पोजीशन जो यूक्रेन रसिया पर है उसकी तारीफ की, लेकिन साथ में कहा हारमनी। बराक ओबामा आके यहाँ कह गए थे हारमनी को प्रोटेक्ट करिए। जब वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं और लोग ताली बजाते हैं वैश्विक स्तर पर भी, तो यहाँ के कुटुंबों के बीच में दीवारें जो बनाई गई हैं, उन जिन दीवारों को बना के वोट लिया जा रहा है उन दीवारों को गिराइए, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। यूक्रेन और रूस के बीच भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए, इस पर भी सुनक ने कहा कि भारत जो है, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह करता है और उसी हिसाब से आगे बढ़ रहा है। देखिए, हम लोगों के फ़र्क है। आज G20 चल रहा है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा कि यूरोप के कई देश, इवन इधर आइए तो जापान का अलग विचार है, लेकिन हिंदुस्तान ऐतिहासिकता में सोचता है। हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि रूस के साथ हमारी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग फ्रेंडशिप रही है। अभी इस बीच में भी हमने एक एक कदम बहुत हिफाजत से लिया है, अपने सरोकारों को प्रोटेक्ट करते हुए, पुरानी दोस्ती के अनुरूप। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं कहा कि यूक्रेन में जो हो रहा है उसके पक्ष में, मानवाधिकार का जो उल्लंघन हो रहा है उसके हम पक्ष में नहीं है। तो ये नीट बैलेंस हम कर पाए हैं। ये सरकार नहीं होती, कोई दूसरी भी सरकार होती तो ऐसा ही करती। इसलिए मैं कहता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी में कोई फुल स्टॉप नहीं होता है, कोमा और सेमीकोलन एट द मोस्ट। इसी बीच चंद्रबाबू नायडू भी गिरफ्तार होते हैं। देखिए, चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी से मुझे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया, ये जो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल के सलाख के पीछे रखने की गौरवशाली परंपरा मोदी जी और अमित शाह जी ने शुरू की है, उसमें नए चेले चपाटे भी शामिल होते जा रहे हैं। और आखिरकार आप लोगों ने जीत का सेहरा अपने सर बांध ही लिया। जो उपचुनाव के परिणाम आए उसमें 4 बनाम 3 में 4 इंडिया के हवाले कर दिया, 3 बीजेपी के हवाले कर दिया। देखिए, अब इसमें मैं समझता हूँ कि उपचुनाव का एक अपना अलग मिजाज होता है, लेकिन इतना तो तय है ना कि इतने बड़े सत्ता संसाधन के समक्ष, बल्कि आप बागेश्वर का भी चुनाव देखिए जो कि बीजेपी की झोली में गया है, 2300 वोट से आप जीते। पूरी सरकार लगा दी गई थी, घोसी में आपने वही किया, पूरी सरकार झोंक दी थी, मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह सब। लेकिन इस उपचुनाव तो ये साबित किया ना, इंडिया भी है इसमें, भारत भी है, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। और मैंने तो ये भी सुना है कि कालिदास मार्ग पर एक व्यक्ति विशेष रहते हैं, उनको घोसी के परिणाम से कोई खास दुख नहीं हुआ। इस विषय कर्नल ने अल्पसंख्यक समुदाय को गाड़ी खरीदने पर 3 लाख रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जिसे भाजपा ने सीधे तौर पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स। पहले पूरी वो प्रारूप उसका देख लीजिए। बीजेपी बगैर प्रारूप देखे वो सोचती है कि यही, अभी देखिए प्रधानमंत्री जी G20 कर रहे हैं, मतलब शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को। मैसेज क्या दे रहे हैं? वसुधैव कुटुंबकम। और उनके चेले चपाटी क्या कर रहे हैं बीजेपी के? इस तरह की चीजें पोलराइज करने के पूरा प्रारूप देखिए और तब बात करिए। अरे ये आप लोगों ने तो क्या क्या नहीं किया। बजरंग दल को बजरंग बली के बराबर कर दिया था कर्नाटका में। जनता समझदार है। लेकिन एक तरफ इसे इंडिया का जीत बताते हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 10 और छत्तीसगढ़ के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कोई नहीं, अब देखते रहिए ना, ये सब चीज़ें होंगी। अगर हम सब अलग अलग ना होते तो क्या एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश होती या एक दल बनाने की कोशिश होती? हमने प्लेटफॉर्म क्यों बनाया? एक दल नहीं बन सकते ना। तो ये थोड़ी छोटी मोटी विभिन्नताएं रहेंगी, लेकिन इसी से रास्ता निकलेगा, इसी से विकल्प उभरेगा। निश्चिंत रहिए।